Hello guys, today we are doing our first chapter of our books Politics in India Since Independence. So our first chapter is Challenging for New Nation. Let me start from here, Challenging for the New Nation. हम इस पैराग्राफ में ये पढ़ेंगे कि हमारे देश ने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा स्वतंत्रता के बाद। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि रात को 12 बजे 15 August 1947, India got independence, and our first Prime Minister Jawaharlal Nehru, addressing a special session of the Constitutional Assembly that night, this was the famous Trust with Destiny speech that you are familiar with, और जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में उस रात उनकी फेमस स्पीच को सुनाया था। उनकी फेमस स्पीच का नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और ये ऐसा मोमेंट है जब सभी भारतीय इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। और आज़ादी के बाद ऐसे टू गोल्स थे जब सभी एग्री कर रहे थे पीपल। फर्स्ट गोल ये हमारा ये था कि इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट रन करेगी वो डेमोक्रेटिक तरीक़ों से रन करेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक का मीन्स है टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, जिसमें जैसे कि वोटिंग का अधिकार होता है, सभी को फ्रीडम मिलती है, सभी इक्वल होते हैं और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स एवरीबडी आर इक्वल इन द कंट्री। एंड सेकंड गोल ये था गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द सोशल एंड द पुअर ग्रुप्स, सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स। सेकंड गोल ये था कि जो गवर्नमेंट है वो सभी का भला करेगी, सभी के लिए गुड ऑप्शंस लेगी, अपॉर्चुनिटी लेगी और वेलबींग ऑफ गुड इंटायर सोसाइटी, मतलब कि सभी का अच्छा ही करेगी और ऐसे एक्शन लेगी जिससे हमारी डेवलपमेंट हो, हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो। और उन पीपल्स पर ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार सहा है पास्ट में। और ये हमें पता ही है कि इंडिया वॉज बोर्न इन वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस। इंडिया जब बना है तब उसकी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस थी। जैसे कि इंडिया जब बना था, जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था, हमारी जो फ्रीडम है वो पार्टीशंस के साथ आई है, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था वो टू हिस्सों में डिवाइड हो गया था। और जो 1947 का ईयर है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस से भरा हुआ था, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। और बहुत ज़्यादा पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, बहुत किलिंग हो रही थी, रेप हो रहे थे, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी 1947 में, जिसके कारण हमारी कंट्री को 3 चैलेंज का सामना करना पड़ता है। और 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस थे। फर्स्ट चैलेंज था टू शेप अ नेशन, एक कि हमें एक ऐसा नेशन बनाना है जहाँ पर सभी इक्वल हो, डाइवर्सिटी होने के बाद भी। हमें पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ी लैंड है, कॉन्टिनेंट लैंड है, एरिया जियोग्राफिकल एरिया भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो पीपल है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और रिलीजन फॉलो करते हैं। और पीपल्स का ये मानना था कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया टुगेदर लिव नहीं कर सकता, मतलब कि इंडिया मिलकर नहीं रह सकता, उसका डिवीज़न होना संभव है। लेकिन क्योंकि पार्टीशन भी हो गया था हमारी कंट्री में, इसीलिए सेकंड चैलेंज ये था कि टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ग्रांटेड करता है फंडामेंटल राइट्स और राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। और जो इंडिया ने अडॉप्ट की थी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि यहाँ पर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीन्स है मतलब कि इक्वल राइट, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास भी पावर और प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर हो। जो प्रेसिडेंट है उसके पास तो स्टेट की पावर होती है और जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास गवर्नमेंट की पावर होती है, मतलब कि फेडरल सिस्टम है।
होता है। और अगर हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं तो पॉलिटिकल कंपटीशन हमारे देश में होता रहेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो हमारे लिए वो इनफ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल और रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसका इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास सेकंड चैलेंज यही था कि हमें डेमोक्रेसी के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो थर्ड चैलेंज ये था टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड द वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली फॉर सम सेक्शन। थर्ड चैलेंज यही था कि हमें डेवलपमेंट करनी है सभी की। कोई ऐसा स्पेशल ग्रुप और सेक्शन नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप और एक सेक्शन पर ही ध्यान रखना है, सभी पर ध्यान देना है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हम सभी इक्वल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। और हमें स्पेशल प्रोटेक्शन देनी है जिनको जो पिछले पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार सहा है। डेट कम्युनिटी, सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजन्स एंड द कल्चर मिनोरिटी। और जिन्होंने जैसे कि जो पीपल माइनॉरिटी में होते थे उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती थी, उनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें डीपीएसपी भी प्रोवाइड करता है। उसमें डीपीएसपी में ये होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे रन करेगी, कैसे इन्वॉल्व होएगी अपने सिटीजन्स के साथ। ओके। और इस रियल चैलेंज ये था कि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाएंगे और जो हमारे देश में पॉवर्टी थी उसको डिक्रीज़ करेंगे। उसके बाद है पार्टीशन। सो 14 और 15 अगस्त 1947 को ये नहीं था कि ओनली इंडिया इंडिया बना है, लेकिन पाकिस्तान भी इंडिया के साथ ही बनता है। क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न हो सकता है किसमें, इंडिया में और पाकिस्तान में। जो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी हमारे उस टाइम पर, पॉलिटिकल पार्टी थी, वो चाहती थी कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग से नेशन हो। सो उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी थी। टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि मुस्लिम के लिए एक अलग कंट्री हो और जो इंडिया है वो सभी प्रकार के लोगों को रख सके, बट पाकिस्तान में ओनली मुस्लिम ही रहेंगे। और ये थ्योरी किसने दी थी? उनके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के। और जो टू नेशन थ्योरी है इसको अपोज करती थी हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पर, वो अपोज करती थी टू नेशन थ्योरी को। और बट कुछ सर्वल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए 1970s में और कंपटीशन हुए इंडियन कांग्रेस में और द मुस्लिम लीग में। और उस टाइम पर हमें पता है कि ब्रिटिश रोल करते थे हमारे गवर्नमेंट और इंडिया पर। सो उन्होंने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान बन जाता है। फिर उसके बाद हम प्रोसेस देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे बनता है। जो हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न हो गया इंडिया में और पाकिस्तान में। ये जो डिवीज़न है ये डिफ़िकल्टी नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी था। क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहे थे पीपल किस पर, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी पर। और जो बेसिक मीन्स था यहाँ पर वो ये था कि जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है उसको हम कंसीडर कर देंगे और उसको हम टेरिटरी बना देंगे पाकिस्तान। और जो सभी बच गए वो सभी इंडिया में रहेंगे। ये जो आइडिया है वो बहुत हमें सिंपल लग रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें सब प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ हैं। क्योंकि इसमें फ़र्स्ट डिफ़िकल्टी ये आती है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो एक नहीं है कि मतलब कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ओनली मुस्लिम मुस्लिम ही रहते हैं। बट ऐसा नहीं था, वहाँ पर टू एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी मुस्लिम्स की। क्योंकि एक ईस्ट था और एक वेस्ट था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। फिर हमने ये डिसाइड किया कि है ना हम इन दोनों एरिया को हम जॉइन तो नहीं कर सकते, इसलिए एक पाकिस्तान को टू टेरिटरीज कॉम्प्राइज कर दी कि ये ईस्ट पाकिस्तान है और ये वेस्ट पाकिस्तान है। उसके बाद हमारे पास सेकंड चैलेंज ये आता है कि जो सभी जो मुस्लिम थे वो ये नहीं चाहते थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। वो इंडिया के साथ ही रहना चाहते थे। जैसे कि एक लीडर थे खान अब्दुल जफ़र खान, जो लीडर थे नॉर्थ फ्रंटियर
नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविज़न के और जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था, वो अपोज करते थे टू नेशन थ्योरी को। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ को इग्नोर कर दिया गया और वो लास्ट में मर्ज हो जाते हैं पाकिस्तान के साथ। और थर्ड चैलेंज ये आता है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविज़न थे पंजाब और बंगाल में, वहाँ पर है ना नॉन मुस्लिम्स की मेजोरिटी बहुत ज़्यादा थी। सो वहाँ पर डिसाइड किया गया बेफ्रिकेट अकॉर्डिंग टू रिलीजन मेजोरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लो लेवल, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको डिवाइड करना पड़ा। और कुछ लोगों को तो वहाँ पर पता ही नहीं था कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, कि हम इंडिया का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो अब बहुत ज़्यादा डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन देखा जा सकता है बंगाल में और पाकिस्तान में। और फोर्थ प्रॉब्लम में मिनॉरिटीज़ की थी, क्योंकि जहाँ पर मिनॉरिटीज़ कम थे, मतलब कि हिंदू कम थे या फिर मुस्लिम कम थे। जहाँ पर मुस्लिम हिंदू कम थे ना, वहाँ पर तो मुस्लिम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको लूट रहे थे। और वह ऐसे ही सेम कंडीशन इंडिया में थी, जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे, मुस्लिम कम थे, तो हिंदू उनको मार रहे थे, सिख मार रहे थे। और ऐसे ऐसे लोग भी थे जो अपने धरती को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ से उनके पूर्वज रहे हुए हैं, इसलिए वो अपनी धरती को छोड़ना नहीं चाहते थे। और गवर्नमेंट ने भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी। गवर्नमेंट भी यही सोच रही थी कि कुछ समय बाद मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मामला और बिगड़ता चला गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेज